राहुल, पूरी तरीके से अगर देखें तो साउथ के अंदर बीजेपी अपना दम दिखाना चाहती है। कर्नाटक में 2008 के अंदर उन्होंने जीता, लेकिन अब उन्होंने कई जगह तलाश की। एआईडीएमके के साथ तमिलनाडु में गठबंधन किया, पुडुचेरी में उन्होंने गठबंधन तो किया, सरकार भी बनी है, लेकिन नंबर्स वैसे नहीं है उनके। केरल में कोशिश की उन्होंने, लगातार अमित शाह वहां जाते रहे, बीजेपी ने कार्यकारिणी भी की थी, वहां प्रवास किए, यात्राएं निकाली, लेकिन उसका फायदा नहीं मिला। आंध्रा में बीजेपी को कभी फायदा नहीं मिला। तेलंगाना क्यों दिख रहा है बीजेपी को कि यहां पे कमल खिल सकता है कर्नाटक के बाद? देखिए मंशू, एक बड़ी क्रिटिकल एलिमेंट है जो आपने राज्य का नाम लिया, जैसे तमिलनाडु। बीजेपी के लिए वहां नई जमीन अपने लिए बनाना मुश्किल इसलिए है क्योंकि वहां 2-3 रीजनल पार्टी इतनी ज्यादा एंट्रेंच्ड हैं कि बीजेपी के लिए स्पेस नहीं है। बीजेपी के लिए स्पेस वहां बनती है जहां कांग्रेस जैसी पार्टी होती है, तो बीजेपी वहां पे ऑल्टरनेटिव करके आती है। बंगाल का अगर आप एग्जांपल देखिए तो वो जगह धीरे धीरे बीजेपी ने खा के अपने आप को नंबर 2 बनाया, और बंगाल बहुत एक स्पेसिफिक उदाहरण है तेलंगाना जैसे राज्य के लिए। हैदराबाद का एरिया होना और इसके अलावा कुछ 3-4 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे ऐसे हैं जहाँ के डिस्कोर्स में जो कम्युनल डिवाइड है वो आ गया है। और इसका अगर आप उदाहरण देखें तो हैदराबाद के जीएचएमसी के जो चुनाव हुए थे, इसके अलावा और यानी उसमें पोलराइजेशन एक बड़ा इशू था, लेकिन अगर इसके अलावा 2 बाइपोल जो हुए बाद में, ये बहुत रेयर होता है मांचू कि कोई सत्तारूढ़ दल बाइपोल हार जाए। उत्तर प्रदेश में 2014 में अगर आपको याद होगा, कई विधायक जो बन गए थे सांसद, उनकी जगह जब बाइपोल हुआ वो बीजेपी हार गई थी क्योंकि अखिलेश यादव की उस समय सरकार थी। ये एक क्रिटिकल एलिमेंट होता है, और उसके बावजूद यहाँ विपक्ष में होते हुए बीजेपी ने बाइपोल जीता। देखिए, एक नैरेटिव कुछ रीजन में बीजेपी का पोलराइजेशन के कारण बन रहा है। दूसरा, जो एक उन्माद था टीआरएस को लेकर के, जब नया राज्य बना था, उन्होंने स्ट्रगल की थी, उसमें थोड़ी सी कमतरी आई है। तीसरा, यहाँ पे क्राइसिस हो रही है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो 3 लोगों के गेटवे हैं बस, यानी केसीआर खुद हैं, केटीआर हैं उनके पुत्र और उनकी पुत्री, और कहा जाता है कि पॉलिसी और पॉलिटिक्स दोनों का सेंट्रलाइजेशन इनके थ्रू हो रहा है। उसके कारण देखिए, कोई भी आप कंट्रोल कर सकते हैं सिस्टम को, लेकिन सिस्टम आपके हाथ से तब निकलता है क्योंकि विकेंद्रीकरण नहीं है और पॉलिटिकल फेसेस नहीं इमर्ज कर पा रहे हैं बहुत ज्यादा तेलंगाना के रीजन में टीआरएस के लिए भी, और कहीं ना कहीं वहां वो मारा। इसीलिए ये जो बीजेपी का रेजोल्यूशन आएगा और इसमें तेलंगाना पे कल लंबी बहस होगी, और उसके अंदर आप देखिएगा कि बड़े नेता तेलंगाना की जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है इस पे एक बड़ा मुद्दा बनाएंगे। राहुल, क्योंकि परिवारवाद के खिलाफ बीजेपी की लड़ाई लगातार, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो लगातार हमलावर रहे हैं। वो तो हमेशा यही कहते हैं कि लोकतंत्र कमजोर हो गया है, लोकतंत्र को खोखला कर रहे हैं ये परिवारवाद के लोग, और ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो कहीं ना कहीं तो इसलिए भी देखिए, ये विषमता कांग्रेस में है, लेकिन ये रीजनल पार्टीज में ज्यादा है, और रीजनल पार्टीज ऐसे प्लेयर हैं जो कि बीजेपी के लिए कांग्रेस से बड़ा सरदर्द है आज की तारीख में। इसलिए कोई एक ऐसा लूपहोल ढूंढना था बीजेपी को इनके खिलाफ जाने के लिए, और उसमें डायनेस्टिक पॉलिटिक्स एक बड़ा इशू बना करके राज्य में कोशिश बीजेपी करेगी। अब ये 119 जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसमें 119 नेता गए। ये 119 नेता इतना लंबा चौड़ा एक एफएक्यू लेके गए थे यहां से, जिसमें पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की डिटेल्स थी और किस तरह के काम वहां हुआ है, किस तरह का होना है, क्या नहीं हो रहा है, इसका फीडबैक लेके आए हैं। और उसका नतीजा है आज जो लाभार्थियों वाला जो ऑफिस बेरर मीटिंग में आया, और हर घर तिरंगा, ये एक फीडबैक की तरह से वहां से आया है। और उसको नेशनलिज्म और गरीब कल्याण योजनाओं को साथ लेके चलकर बीजेपी के लिए ज्यादा टेक्टफुल रहे। जी, ये ब्लेंडिंग बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, इस सब में अगर आप देखें तो एक सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है वो नरेंद्र मोदी की इमेज है एज ए डिलीवरी पर्सन, कि पॉलिसीज की डिलीवरी किस तरह से है वो नरेंद्र मोदी के नाम पे चलती है। दूसरा जो है कि आप इसमें एक अनदेखी चीज जो है, 56% ओबीसी है तेलंगाना में। ये वोट जो है वो बीजेपी का नहीं था, क्योंकि बीजेपी नॉर्थ इंडियन पार्टी और दूसरा बनिया ब्राह्मण पार्टी थी। लेकिन बीजेपी की जो हाल की सफलताएं हैं, अभी बीजेपी के 2 बड़े ऑफिस बेरर देखिए जो स्टेट में हैं, वो उन डोमिनेंट ओबीसी कास्ट से हैं जिनका वोट बीजेपी टारगेट करना चाहती है। और ये कोशिश बीजेपी की है कि 14 फंक्शन करेगी, यहाँ पे आयोजन किए हैं कम्युनिटी के साथ, जो कि नॉन डोमिनेंट हैं, असमीज हैं, पंजाबीज हैं, जो सेटल हैं, जो छोटे वोट को अपनी तरफ खींच। राहुल जी, ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश में की थी, और आप तो उसके बिल्कुल जानकार हैं। कुमार, लोहार, नोहनिया, धोबी, इन सब जातियों को इकट्ठा किया था। वकील हैं, ट्रेडर हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं,
उनके अंदर कास्ट कॉन्फ़िगरेशन है, रीजनल कॉन्फ़िगरेशन है। बीजेपी ने उनको एड्रेस किया था एक टाइम पे, अगर आपको याद होगा 2012 में यह मुहिम शुरू हुई थी और वो आते आते 2014 में पीक की थी। अमित शाह ने उसकी पूरी रणनीति मुझे याद है कि अभी अगर इसमें भी अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, ये जो लोग गए थे 119 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बीजेपी के 119 नेता, यानी इसमें छोटे नेता नहीं गए थे। अमित मालवीय जैसे लोग जो कि बीजेपी की सोशल मीडिया सेल का हेड हैं, वो भी गए थे, आईटी सेल के हेड हैं, और वहां से फीडबैक आया है ब्लॉक लेवल का, शक्ति केंद्र का, और वहां पे कौन सा कार्यकर्ता किस लेवल पे काम कर रहा है, उस लेवल तक की काम हो रहा है। यही अमित शाह ने यूपी में किया था 2013 में। उनको जब लिस्ट दी गई थी उत्तर प्रदेश की उसकी कार्यकर्ताओं की, उनको बाद में पता लगा कि ये ज्यादातर भाई भतीजावाद से बनी लिस्ट है। अमित शाह ने जाते ही वो पूरी ब्लॉक लेवल की सारी उनको ध्वस्त किया और पन्ना प्रमुखों का कॉन्सेप्ट लाके नए लोगों को जो डेडिकेटेड है उनको लाए थे। ये जो ग्रास रूट से उठने की बीजेपी की कोशिश है, ये फॉर्मूला बीजेपी के लिए फायदा करेगा।